नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और बिहार चुनाव के अलग अलग दिलचस्प रंग आपको दिखा रहा हूं। ये भी बता रहा हूं कि बिहार में पिछले 20 सालों में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ये भी बता रहा हूं कि आखिरकार जंगल राज के खिलाफ एनडीए ने अपने मंगल राज को कैसे खड़ा किया है। ये भी बता रहा हूं कि क्या इस बार का चुनावी समीकरण एमवाई यानी मुस्लिम यादव है या इस बार का चुनावीकरण एमवाई यानी महिला और यूथ है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए एक से एक स्कीम तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने लॉन्च की है। इन चुनाव की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बिहार में एक तीसरा दल भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, जिसका नाम है जनसुराज पार्टी। इन्हीं तमाम चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन आज एक दिलचस्प ग्रुप मेरे साथ है। इस ग्रुप की बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये लोग हैं तमाम एमआईटी स्कूल के छात्र हैं। एमआईटी स्कूल के छात्र करते क्या हैं? ये मास्टर्स इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड गवर्नमेंट का कोर्स कर रहे हैं। और ये तमाम क्या करते हैं? या तो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनते हैं या पॉलिटिकल पार्टी के सलाहकार बनते हैं, और इनमें से कई हैं जो सक्रिय राजनीति के अंदर भी जाते हैं। तो अगर आप सक्रिय राजनीति के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अपना सकते हैं। प्रोफेसर साहब, इस एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको मुझे थोड़ा वो फीस देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या सिखाता है कोर्स? हाँ, एक्चुअली ये 2 वर्ष का कोर्स है और पॉलिटिकल लीडरशिप देश में राजनीतिक प्रशिक्षण का एशिया और इंडिया का पहला कोर्स है। और ये जो एक्टिव या पैसिव पॉलिटिक्स में जो हमारा हर डॉक्टर के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, इंजीनियर के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, भारत में नेता के लिए कोई ट्रेनिंग दे ऐसा कोई संस्था यहाँ पे नहीं था। तो हम इनको 2 वर्ष में 1 वर्ष इनका अकादमिक होता है और 1 वर्ष इनका फील्ड का होता है। और इन तमाम लोगों को जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। और किसान से लेके उद्योगपति और नेता से लेके साधारण कार्यकर्ता के लोग भी इस हमारे कोर्स में आते हैं। अलग अलग राज्यों के 10 राज्यों के कोई हमारे नेता बच्चे हैं। बना कि नहीं आता? हमारे यहाँ से कई लोग ऐसे हैं, उदाहरण के तौर पे इसी पिछले महाराष्ट्र विधानसभा में 2 एमएलएज हमारे हमारे कोर्स से बने हैं, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से। और देश के कई प्रवक्ता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता इस कोर्स के भूतपूर्व छात्र हैं। नाम ले लीजिए ना। शहजाद पूनावाला अच्छा, शहजाद। तीसरी बैच का हमारा पार्टिसिपेंट है, अच्छा, उदाहरण के तौर पर। बहुत बढ़िया। तो अच्छी बात है। तो बच्चे क्या समझ रहे हैं ये मैं उनसे समझना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले उन नेताओं और उन चेहरों की बात कर लेते हैं जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा चुनावी गणित टिका हुआ है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा नीतीश कुमार के बारे में। और नीतीश कुमार के बारे में सबसे पहले मुझे कौन बताएगा? जल्दी से हाथ ऊपर करिए। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं आप? बताइए। मेक इट फास्ट। जो नीतीश जी की प्रतिमा है, तो एक बात उनकी बड़ी खास है कि उन्होंने बिहार की राजनीति हमेशा अपने इर्द गिर्द रखी है जब से वो सत्ता में आए हैं। नीतीश सबके हैं, ये उनकी खूबी है। जी वही। और उन्होंने राजनीति भी वैसी रखी है कि वो प्रतीत सबके हों लेकिन राजनीति उनके आसपास ही घूमे। वो ज़रूरन एक विकास पुरुष करके बिहार में आए और उनकी छवि बिहार में हमेशा रहेगी, लेकिन शायद एक नया चेहरा बिहार को भी चाहिए। आपको और लगता है ऐसा? हाँ, मुझे लगता है ऐसा, और लोगों की बातचीत से भी प्रतीत होता है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर परिवर्तन गठबंधनों में आ रहा है तो बट मुझे गठबंधन नहीं के लगता चेहरे में मुझे भी नहीं आ रहा लगता है। कि कोई नया चेहरा जो है नीतीश कुमार को रिप्लेस कर पाएगा, फिलहाल क्योंकि 5 वर्षों में तो नहीं लगता है ऐसा, लेकिन आने वाले समय में शायद अगले बिहार के इलेक्शन में हम आने एक वाले नया समय तक चेहरा तो देख ये सकते नीतीश हैं। कुमार का, मुझे जो लगता है वो उनका ये आखिरी जी, चुनाव है। पर जी। आने वाले 5 सालों में किसको लगता है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने के लिए अनफिट है? कौन है जो ऐसा सोचता है? हाथ उठाइए। कोई ऐसा सोचता है कि वो अनफिट है? कोई ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि उनके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं कि वो अचेत मुख्यमंत्री हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कौन ये मानता है कि नीतीश कुमार ने इतने नीटली और इतने स्ट्रैटेजिकली अपने आप को प्लान किया है कि किसी भी पार्टी के लिए वो इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं? नीतीश के इस पलटू राम स्वभाव को, मैं इसको थोड़ा आम हिंदी में बोलता हूँ, पलटू राम स्वभाव को आप कैसे देखते हैं? कौन बताएगा? कोई भी? हाँ, अरे हाथ उठाओ यार, पॉलिटिकल लीडरशिप के छात्र हो आप। वो सर को दे दो, ये आप ले लो। हाँ, खड़े होके बोलिए। हाँ। सर, जिस तरह से आपने वो वर्ड जो बोला, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। उनका उनका जो मेन बिलीफ है वो बिहार का डेवलपमेंट ही है, और उसके हिसाब से
उनका जो मेन मोटिव है वो बिहार का डेवलपमेंट ही है, और इसलिए वो जो इस तरफ या उस तरफ से जिस भी पार्टी में जाते हैं तो शायद उनका मेन कंसंट्रेशन यही है कि जो अलाइनमेंट है, जो उनका गोल्स का जो अलाइनमेंट है वो जिस पार्टी के साथ होता है शायद वो उसी पार्टी के साथ जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उसने पहले उन्होंने बीजेपी के साथ गए, फिर वो गठबंधन टूटा और अब वापस वो उनके साथ है। जब सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई तो मतलब वो श्योर है कि पहले मेरे लोग, उसके बाद बाकी की पार्टीज। तो मैं अब ये जानना चाहता हूं कि किसको लगता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है, महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है? आप बताइए, आप बताइए। मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं बिहार की महिलाओं से बहुत बातचीत कर रही हूँ। और जैसा इन्होंने कहा कि नीतीश जी सबके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी स्पेशली महिलाओं के हैं। और इससे ज़्यादा लोकतंत्र में महिलाओं का योगदान मैंने कहीं नहीं देखा भारत में। इट इज़ सेड दैट विमेन, इट्स बिहार्स विमेन हु विल डिसाइड द फेट ऑफ बिहार इलेक्शंस। तो इससे ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल मैंने आज तक कहीं नहीं तो देखा। मतलब आपको लगता है कि बिहार में विमेन का एम्पावरमेंट हुआ है, ये अच्छी बात है कि जी। आप ये फील करती हैं कि बिहार में विमेन का एम्पावरमेंट हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो हाल ही में नीतीश कुमार ने फ्री की रेवड़ियां बांटी है, इस पर आप लोगों का क्या सोचना है और आपने ग्राउंड पर जाकर इसके बारे में क्या महसूस किया, कौन बताएगा? जैसा कि आपने कहा, ये फ्री की रेवड़ियां नहीं है, ये शायद महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने अपने तरफ से एक प्रोत्साहन राशि दी है, ताकि वो इसको अपने विकास अपने कार्यों में लगाएं और आगे चल के और भी नीतीश कुमार जी अगर किन्हीं को लगेगा कि हाँ ये अच्छी काम कर रही हैं, इनका जो भी ये बिजनेस स्टार्टअप की हैं इसमें उनको एक फ्यूचर दिखेगा, तो आगे उनको और आगे बढ़ाएंगे। आपको फ्री की रेवड़ी नहीं लगती? नहीं, आपको बिल्कुल भी लगती है फ्री की रेवड़ी? क्यों लगती है फ्री की रेवड़ी आपको? मुझे फ्री की रेवड़ी लगती है क्योंकि एक तो ये चुनाव को देख के ही ये जो पाव लिया है, मतलब तो वो चुनाव को देख के इसको उन्होंने लागू करने का सोच रहे हैं वो। दूसरी बात लागू कर दिया है, सोच नहीं रहे, हाँ, लागू मतलब कर कर दिया दिया है। है, बराबर है। और दूसरी बात, इससे सरकार के ऊपर ही मतलब कर्जा ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अगर आपको सच में महिलाओं के लिए कुछ करना है तो आप एजुकेशन के बारे में कुछ सोचिए, अन्य कोई विकल्प है, हॉस्पिटल्स है, उसके बारे में आप सोचिए। इंफ्रा बढ़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की तुलना करें तो वो बहुत ही कम है अभी भी। अगर हम सोचें, हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब हम लोग लालू जी के शासनकाल और नीतीश जी का शासनकाल, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और उससे हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देश के अन्य विभागों से सोचे, अन्य राज्यों से सोचे, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है वो अच्छी तरह से हो रही है। और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, और भी बहुत चीज़ें हो सकती है। मैं आप अगली पर्सनालिटी के बाद जब आपको जो कहना है कह दीजिए, फिर मैं अगली पर्सनालिटी की तरफ जाऊंगा। मैंने तो मतलब हम किसी ने भी, हम बिहार से है नहीं तो बिहार का राजकारण देखा नहीं है। हमने महाराष्ट्र का राजकारण देखा है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो जैसी इलेक्शन क्या अंतर आता है यहाँ की पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? मैं वही बता रहा हूँ कि जैसी मतलब इलेक्शन आता है तो सब, कोई भी पार्टी रहे, वो सत्ता में रहे या असत्ता में रहे, वो उनको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखानी पड़ती है। या रेवड़ियाँ आपने बोली है कि रेवड़ियाँ बांट रहे, तो रेवड़ियाँ बांटनी ही पड़ती है। अगर इस जगह पे कांग्रेस भी होती तो वो भी यही करती। पर जो वोट है, मतलब जो वोटर्स है, उन्होंने ये देखना चाहिए कि पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है क्या, मतलब पहले कौन से पार्टी ने ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, ये हिसाब से वोटर्स को वोट देना चाहिए। किसने ज्यादा डेवलपमेंट किया है उसके हिसाब से हाँ। वोट करना चाहिए। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सामूहिक तौर पर क्या ऐसा होता है, क्या विकास के नाम पर वोट पड़ता है? आप लोगों का क्या मानना है? नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? सर, विकास के नाम पे, हाँ, विकास के नाम पे वोट तो मेरे नज़र पे आज का जैसे बिहार को देखा जा रहा है कि यहाँ जातियों को लेके एक अलग विचारधारा है, जो जातियों को यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ इक्वलिटी को भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ सब कोई को ले जाने का एक विकास ही एक जरिया है, जिससे सब कोई का उन्नति और तेज़ी आएंगे सबके लाइफ में। आपको लगता है विकास, लेकिन विकास के नाम पर वोट नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अगली पर्सनालिटी के अंदर टॉस करता हूं, क्योंकि इन चुनाव में जिन जोड़ियों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है वो है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, और उसके बाद चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, और इसके अलावा नीतीश कुमार का नाम तो मैंने ले दिया। ये 5 लोग हैं। और दूसरी तरफ आप जानते हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। तो अब बात करते लेते हैं नरेंद्र मोदी की। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी का करिश्मा चलेगा? आपको क्या लगता है बेटा, बताओ। सर, मुझे ऐसा लगता है दैट एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक रोड मैप बनाया है ऑन अ नेशनल लेवल,
और वो रोड मैप ऐसा है जो सारे स्टेट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड वेरी वो विजिबल। रोड मैप बिहार में दिखाई दे रहा है? वो रोड मैप यस, जो हमने बात की थी कि M+Y का फॉर्मूला जो कास्ट बेसिस से एक बहुत जनरल महिला और युवा में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, वो हमें दिख रहा है इस इलेक्शन में। एंड और मैं कहूँगी कि वो एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड विकसित भारत। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी, क्या ये बिहार में आज भी हिट है? कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए। सो एक अच्छा रिलेशनशिप उन लोगों में देखने को मिला है, खासकर जब महागठबंधन में वो चले गए थे और वापस एनडीए में जब 2024 में आए। और यही चीज़ प्रतीत हुई जब लोकसभा के इलेक्शन हुए और उन्होंने बिल्कुल सहमति से अपना जो भी समर्थन है वो एनडीए को दिया, जिसके आधार पर हम मतलब भाजपा ने सरकार बनाई और ये सब हुआ। दूसरी बात, भाजपा भी बहुत अच्छे से जानता है कि फ़िलहाल वो स्थिति तैयार हुई नहीं है जब भाजपा अपने बलबूते पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। और नीतीश कुमार की वो बात तो बिल्कुल साफ है कि वो सिर्फ एक ऐसी छवि नहीं है जो राजनीति अपने आसपास है, बल्कि वो एक ऐसा चेहरा है जो विपक्ष भी मानता है कि भैया कुछ काम किया हुआ है। तो अगर वो रिलेशनशिप वर्किंग ना भी हो, लेकिन फिर भी भाजपा के लिए ये संगठन बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है, खासकर तब तक वो अपना कुछ बनाते, कैडर बनाते नहीं। ठीक है, भाजपा को ये कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए आपस में, ताकि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी इसी तरह से चलती रहे। नरेंद्र मोदी का फैक्टर इन चुनाव में आपने क्या महसूस किया? आपको ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रहा है? कौन बताएगा? सर जब हमने लोगों से बात की थी तो जब हमने लोगों से बात की थी, मैंने जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस हुई कि डिसाइडिंग फैक्टर ये जेडीयू का ही रहेगा। क्योंकि हमने जब पूछा था कि ऐसी कुछ बातें चल रही है कि शायद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, सीएम कोई और रहेंगे, तो जब हमने उनसे ये पूछा तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि अगर ये गठबंधन है, इन लोग ने अगर एनडीए ने अगर ये क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे तो ये इनकी सरकार भी नहीं आएगी। अगर जब मैंने उनसे ये पूछा था कि इफ़ इन केस अगर जेडीयू ये महागठबंधन के साथ चली जाए तो क्या होगा, तो उनका कोई जवाब नहीं था, उनका ना भी नहीं था, हाँ भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऐसा है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो जेडीयू ही रहेंगे, क्योंकि सीएम फेस अगर नीतीश कुमार है तो फॉर श्योर ये है कि उनका ही पावर में आएंगे वो लोग ही। तो आपको यही लगता है कि नीतीश कुमार ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर और जेडीयू के लिए रहेंगे? अब मैं अगले सवाल की तरफ आपको टॉस करता हूं। तेजस्वी यादव, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपने क्या महसूस किया? मैं कम से कम 3 लोगों की राय चाहता हूं, क्योंकि वो भी युवा हैं, कई सारे मुद्दों को आगे रख रहे हैं, कई सारी बातें को आगे रख रहे हैं। और भाई आप जिस कोर्स में हो उसमें तो बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको ये बात कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए और सार्वजनिक रूप पर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। बताइए क्या कहेंगे आप? रिपीट हो रहे हैं आप, कोई नया बच्चा नहीं बोल रहा है। पीछे से बोलिए, कोई भी एनिमल से। हाँ। तेजस्वी यादव जी, मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जी के पास बहुत बड़ा स्कोप है और वो शायद फ्यूचर है बिहार के, क्योंकि अन्य प्रेजेंट भी नहीं है। अब अभी आपको नहीं 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 लगता अभी कि- भी है, अभी भी है ग्राउंड पे उनकी भी हवा है। लेकिन ज़्यादा अभी हमने जिन्हों से संवाद साधा है, शायद हम बहुत सारे लोगों से उतने तौर पे नहीं मिले हैं, लेकिन जितनों से हमने बात की उनका ऐसा कहना है कि नीतीश बाबू ठीक है करके वो रिपीट हो जाएंगे, ऐसे दिख रहा है। शायद अलग भी कुछ हो जाए, करिश्मा हो चुका है और वो भी सरकार बना सकते हैं, आरजेडी भी बना सकती है, कांग्रेस भी बना सकती है। लेकिन आगे अगर सोचा जाए तो तेजस्वी यादव जी के पास स्कोप है और उनकी भी हवा है, मतलब नहीं उनकी भी ऐसा- हवा है, आपने महसूस किया है? हवा है ग्राउंड पर तेजस्वी यादव के बारे में लोग क्या बोलते हैं? उनके बारे में ऐसा कहना है कि हाँ उनको एक चांस देना चाहिए, ऐसा कहना है। में- लोगों का कहना है कि हाँ वो जो बात कर रहे हैं मतलब सरकारी नौकरी सबको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके अलावा वो बात कर रहे हैं कि हाँ ये युवा नेतृत्व है तो उनको भी एक चांस देना चाहिए। और 20 साल ये जो सरकार है, करंट गवर्नमेंट है, तो अभी उनको भी मौका देना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का मानना है। आपको लगता है कुछ लोगों का मानना है कि तेजस्वी को मौका दिया जाना चाहिए? आपने ग्राउंड पे क्या महसूस किया? आपको लोगों का क्या फीडबैक है? हमने भी बहुत से लोगों से बात की है, तो हमने उनको पूछा भी था कि तेजस्वी यादव के बारे में, तो उन्होंने हमको जवाब भी दिए तेजस्वी यादव के बारे में कि उनका भी काम अच्छा है। पर मैं जिन लोगों से बात किया उन लोगों से मुझे ज़्यादा तेजस्वी यादव के अलावा चिराग पासवान का नाम बहुत अच्छे से उमल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान भी उनके ही उम्र के हैं या उनसे छोटे हैं शायद तक। तो चिराग पासवान ने भी छोटी उम्र में बहुत बड़ा करिश्मा किया है, तो चिराग पासवान का नाम भी ज़्यादा चल रहा है तेजस्वी यादव से, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कौन ये और आपके अलावा कौन ये मानता है कि चिराग पासवान का नाम आपको पूरे बिहार के अंदर सुनाई दिया है, और कौन मानता है? आप
कहाँ पे? बोलिए ना, आप बोलिए ना। सर तेजस्वी यादव एक मतलब रीजनल लीडर है जो बहुत मतलब चर्चित है इस चुनाव में। और चिराग पासवान वैसे भी अभी तक बैकफुट पे दिख रहे हैं एनडीए के अलायंस में भी, क्योंकि जो चेहरे हैं नीतीश कुमार या फिर बीजेपी, जो मेन जो पार्टीज़ है एनडीए अलायंस में, वो ज़्यादा सामने आ रही है। चिराग पासवान को थोड़ा सा मतलब वो पार्टी थोड़ी पीछे है एनडीए अलायंस में। तो इसलिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान से ज़्यादा तेजस्वी यादव की फॉलोइंग ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। तो वो एक डिफरेंस है। और जो मेन उनका वोटर बेस है वो है आज का युवा। तो जो आने वाली पीढ़ी है, तो इन फ्यूचर तेजस्वी यादव ज़रूर एक उभरते नेते दिख रहे हैं, मगर इस बार मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को वो मतलब पार कर पाएंगे। आपको ये लगता है? चलिए, आपका सबका ओपिनियन पोल मैं लूंगा। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, तेजस्वी यादव आप उम्मीद देखते हैं, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको सत्ता तक नहीं पहुंचा पा रही? क्या आपका ये मानना है कि वो सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे? नहीं, बिल्कुल वो सत्ता तक जाएंगे ज़रूर। मेरा एक खुद का अनुभव, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैंने बहुत सारे बिहारी लोग हमारे यहाँ पर है, युवा बहुत सारे हैं। तो इतने उनके फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि टैटू निकाला है, उनकी रील्स हमें अच्छी तरह से महाराष्ट्र में मिलती है। तो एक स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट उनका अच्छी तरह से है। और हमें पता है यूथ ने अगर ठान ली कि सत्ता परिवर्तन करना है तो हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में वो सीएम बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपको लगता है? और कौन तेजस्वी यादव की पर्सनालिटी के बारे में किसने क्या महसूस किया? इस बिटिया की तरफ लीजिए माइक। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ऐसे दो फेसेस है अभी यूथ में। और भारत का युवा मेरे हिसाब से अभी विकास के बारे में ही सोचता है, वो और किसी बारे में नहीं सोचता। चिराग पासवान इज़ द फेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, न्यू एमर्जिंग पॉलिटिक्स। और तेजस्वी यादव के पास उनका मैनिफेस्टो सिर्फ मुद्दों के बारे में ही है, उनका मैनिफेस्टो एक्शंस या फिर कार्य के बारे में नहीं है। एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन प्रोमिसेस इन पॉलिटिक्स। तो मुझे लगता है, जितना मैंने बातचीत की है लोगों से, चिराग पासवान से बहुत होप्स है, बिलीफ है। और रही बात नीतीश जी और मोदी जी की, तो भाजपा का एक लाइन है कि सबका साथ सबका विकास। तो बिहार में मैंने ये चित्र देखा है कि इन दोनों का साथ मतलब बिहार का विकास। इन दोनों का साथ मतलब बिहार का विकास। अब आपको मुझे ये समझाना होगा, आप बच्चों को मुझे ये समझाना होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये कितने कॉम्पिटेबल हैं, ये कितने साथ चल पाएंगे? क्योंकि दिक्कत है यहाँ पर, जब तक आरजेडी का जनाधार कमज़ोर नहीं होगा तब तक कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा नहीं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं और मजबूरी दोनों की ये है कि दोनों को एक साथ चलना है। तो आप मुझे ये बताइए, किसको लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कॉम्पिटेबल हैं? क्योंकि उनके बीच खींचतान की खबरें जो है वो काफ़ी आती भी रहती हैं और चर्चा में भी रहती है। कौन बताएगा ये बात? बताइए, ये यहाँ से। तो कई जगहों पर कांग्रेस और राजद के बीच में एक जो फ्रेंडली फायर कहते हैं वो भी हो ही रहा है, और दोनों अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं युवा नेता के तौर पे। लेकिन एक स्पष्ट रूप से जो महागठबंधन में फिलहाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि राजद के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। पर बहुत तो आनाकानी भी हुई, बहुत बड़ी आनाकानी हुई कि हम मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, राहुल गांधी ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने जब सीट शेयरिंग में खटपट हुई और सीट शेयरिंग में फ्रेंडली फाइट होने लगी, तब उन्होंने दबाव डाल के अपने नाम पे घोषणा कराई। जी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों की तरफ से ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है, क्योंकि कांग्रेस का जो जितना भी सीट शेयर है वो कम होता जा रहा है, स्पष्ट रूप से कम होता जा रहा है। और आखिरी इलेक्शन भी अगर हम देखें तो ये प्रतीत यही हुआ कि राजद के पास तो बीजेपी से भी ज़्यादा सीट्स आई है। और राजद का जो सामाजिक तौर पर जो उन्होंने काम किया है, सोशल इंजीनियरिंग किया है, वो क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने साथ एक सिर्फ पार्टी लेकर नहीं आए, उन्होंने पूरा एक ग्रुप ही खड़ा कर दिया अपने साथ। सो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग जो भले देर से आई, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। और ये रिलेशनशिप कंपैटिबल ज़रूर है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता चल चुका है कि जैसे भाजपा को जेडीयू के अलावा इस स्टेट में फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे ही कांग्रेस के पास या फिर गठबंधन के पास भी राजद के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर माइक आगे बढ़ाते हैं। मुझे
मैं ये पूछ रहा था कॉम्पिटेबिलिटी की बात, जब हम बात करते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी कितने साथ चल सकते हैं और कितने साथ नहीं, तो आपको कहीं दोनों के बीच के संबंधों में किसी तरह की दिक्कत दिखाई देती है? अभी हम 3 दिन से बिहार में है, तो और बिहार का इलेक्शन ये पूरे इंडिया में बहुत एकदम अच्छा माना जाता है। मतलब जो बिहार में कुछ कर पाता है वो पूरे इंडिया में कुछ कर पाता है, ऐसा बोला जाता है। तो अभी तक हमने सोशल मीडिया, क्योंकि हम युवा लोग हैं तो हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो अभी तक हमने सोशल मीडिया पे ऐसा कहीं देखा नहीं है कि राहुल गांधी ने बिहार के लिए कुछ पोस्ट डाला है या कुछ उनका सपोर्ट आया है बिहार के लिए। तो आपने जैसे बोला कि लालू प्रसाद यादव का और राहुल गांधी का ये बहुत महत्व का है रिलेशन, बट जब तक कोई जो नेता है, मेन पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस के जब तक मेन जो नेता है वो तब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं आएंगे, तब तक इंडिया अलायंस का वोट शेयर नहीं बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपको लगता है? अब हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए ना, बताइए, बिल्कुल बताइए। सही बात बोली। राहुल जी ने सीरियस लेना चाहिए एक स्टेट के इलेक्शंस को। महाराष्ट्र के इलेक्शंस जब राहुल हुए जी थे, बाकी स्टेट के इलेक्शन सीरियस लेते हैं क्या? आपको क्या लगता वही है? वही बात है कि महाराष्ट्र में भी जब इलेक्शंस हुए तो उनको 1 महीना भर उधर रहना चाहिए था। बिहार में भी वही करना चाहिए था कि शायद वो अब विदेश दौरे में थे पिछले महीने, वो सब छोड़ के ना, कोलंबिया गए थे। हाँ कोलंबिया गए थे शायद, तो उनको सीरियस लेकर स्टेट में रहना चाहिए। भले वो जीते हारे वो बात की बाद में सोचना चाहिए, पर रहना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। कुछ हो सकता था अगर वो इधर रहते तो। किसको लगता है कि राहुल गांधी अगर यहाँ रह सकते थे तो जीत सकती थी कांग्रेस? किसी को लगता है? जीत नहीं सकती थी पर जरा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता। इम्पैक्ट अच्छा पड़ता? Yes. किसको और लगता है कि इम्पैक्ट अच्छा पड़ता? बताइए आप। सर मुझे नहीं लगता इम्पैक्ट अच्छा पड़ता, क्योंकि जहाँ जहाँ वो अभी भी गए हैं तो वहाँ पे भी कुछ कांग्रेस के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एक्सेप्ट साउथ थोड़ा बहुत। यस, सो मुझे एक और चीज़ जो नोटिस हुई कि अभी से अगर दो अलायंस में तनाव है, दो पार्टियों में, तो अगर बाद में सत्ता आ भी गई तो हमारे इतिहास में भी ये हुआ है कि जब भी ऐसे टेंशन्स में सत्ता बनी है तो बाद में वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है। तो अभी अगर ऐसा अनस्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे अगर फॉर्म हो गया और बाद में टेंशन्स के वजह से वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो बिहार के विकास में वो फिर से एक बार खंडन हो जाएगा उसका। और ये थोड़ा क्या बोलते हैं, एक जो 20 साल स्टेबल गवर्नमेंट मिली है उससे फिर से वो एक टेंशन में चला जाएगा और पूरी स्थिति यहाँ की बिगड़ सकती है, आप ऐसा में से मुझे किसको लगता लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच भी किसी तरह का टेंशन है या उनके बीच भी किसी तरह का खिंचाव है? किसी को लगता है? मुझे लगता है उनके बीच में भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा मैंडेट आया तो लास्ट टेन्योर में जैसा हुआ था वैसा ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बन गए उनका जब, तो यहाँ पे भी अगर वैसा हो सकता है तो चांसेस है यहाँ पे कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। बीजेपी शायद उस बारे में सोच भी रही होगी कि ज़्यादा सीटें आने पे हमें क्या मुँह लेनी है। बाकी सेंट्रल में नीतीश बाबू क्या करते हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर है। दिक्कत ये भी है ना, दिक्कत ये भी है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया तो नीतीश कुमार अपने 12 एमपीज को जो है दिल्ली से निकाल लेंगे। लेकिन तो वो दिक्कत है उसमें ना। उसमें एक बात है, जो महाराष्ट्र में हुआ 2 पार्टी स्प्लिट हुई तो उसका भी डर है कि शायद नीतीश बाबू की भी पार्टी स्प्लिट ना बीजेपी कर ले, वो डर कहीं पे यहाँ पे भी हो सकता है। और दूसरा रहा इनकी बात जो कि गवर्नमेंट चला पाएंगे कि नहीं राहुल जी और आरजेडी, तो मुझे लगता है चला पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एमवीए की गवर्नमेंट थी, 2.5 साल ठीक ठाक चल रही थी। तीनों भी जो लोग थे वो अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वो एक साथ आए थे। उन्होंने 2.5 साल गवर्नमेंट चलाई, बाद में स्प्लिट हो गई शिवसेना और गवर्नमेंट गिर गई। अदरवाइज 5 साल वो भी चला पा सकते थे, मतलब एमवीए की चल सकती थी। आपको लगता है ऐसा? और अच्छे थॉट्स हैं आपके, अच्छे विचार हैं। प्रशांत किशोर के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मुझे बताइए प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं? मैं एक ही प्रशांत किशोर जी के बारे में, प्रशांत किशोर जो बाहर मतलब बिहार के बाहर है, मेरे जो कलीग्स है, दोस्त है सारे, तो वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत जी को, लेकिन वो लोग वहीं पे है, वो यहाँ कहीं पे बिहार में दिख नहीं रहे। छठ पूजा होने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो जो माइग्रेट करने वाले जो वर्कर्स हैं वो अगर यहाँ पे होते तो शायद कुछ चांसेस थी, लेकिन शायद कुछ करिश्मा हो सकता है, उनकी बातों में दम है, शिक्षा के ऊपर वो बात कर रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट्स भी उन्होंने दिए, तो शायद
करिश्मा हो भी सकता है। करिश्मा हो भी सकता है। प्रशांत किशोर, कौन क्या सोचता है प्रशांत किशोर के बारे में? सर जहाँ पे हम लोग सीखते हैं वहाँ पे यही बोलते हैं कि एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए। तो ये जो अभी नई पार्टी आई है उनके कैंडिडेट्स से भी हम एक दो कैंडिडेट्स से हम मिले, केसी सिन्हा जी से मिले। तो वो जिस तरीके से ला रहे हैं कैंडिडेट्स अलग अलग एस्पेक्ट से, वो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग आ रहे हैं। वो चैलेंज ये है कि एक तो उनकी पार्टी अभी नई है और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पेड वर्कर्स है जो उनके पास वो फिक्स कैडर नहीं है उनके पार्टी के लिए, जो बीजेपी या आरजेडी या जेडीयू सबके पास है, जो बिना पैसे लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो वो जो निस्वार्थ भाव मतलब से पेड काम करते वर्कर्स हैं, आप ये कह रहे हैं। हैं जी, पेड तो वर्कर्स। निस्वार्थ जो काम करते हैं उनकी भावनाएं, उनका एक नरेटिव सेट करना या फिर लोगों से बातचीत करना हो तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। जब हम उसको एक ऑफिस या काम की तरह देखते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। ठीक है। तो मुझे वो एक प्रशांत चैलेंज किशोर, लगता है। कौन किसको लगता है कि पेड वर्कर्स प्रशांत किशोर के काम नहीं आएंगे? पीछे से माइक है, पीछे से दीजिए। सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं question? प्रशांत किशोर, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर के पेड वर्कर्स क्या काम कर पाएंगे, उनको चुनाव जिता पाएंगे? क्योंकि सब यही कहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, पेड वर्कर्स है। सर आई थिंक दैट जो एजुकेटेड वर्कर्स है, एजुकेटेड लोग हमेशा हार्ड वर्किंग रहते हैं। सो एज एन एजुकेटेड पॉलिटिकल एनालिस्ट जिन्होंने बहुत सारे पार्टियों को पास्ट में जिताया भी है, उनको पता था कि पॉलिटिक्स में आने से उनको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उन्होंने कमिटमेंट भी दी थी 10 इयर्स की। और अगर हम सिर्फ जटे रहे इस पॉइंट के साथ कि वो पेड वर्कर्स है और वो अनपेड वर्कर्स का सेंटिमेंट नहीं समझ सकते, आई थिंक दैट इज़ अ मिसगाइडेड नैरेटिव है वो थोड़ा सा। क्योंकि हमने एजुकेशन इसी चीज़ के लिए लिया है, ये समझने के लिए कि अनएजुकेटेड लोग के पास क्या नहीं है और बात है। क्या दिला सकते हैं उनको बेसिक। ठीक बात है। यहाँ पे पीछे पीछे एक और। सर थोड़ा प्रशांत किशोर जी का थोड़ा सा अध्ययन किया था हमने, तो उनका जो भी करियर है 3 साल की जो मेहनत है, तो हमने कुछ उनकी स्ट्रेटजीज़ को स्टडी किया। तो हमें ये समझ में आया कि जब उन इलेक्शंस पास में आए तो उनको मतलब ये जो जनसुराज है उनका एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है, और जो इन्होंने शुरू किया था कि अच्छा नाम दिया आपने, स्टार्टअप पॉलिटिकल स्टार्टअप। जी सर। नाइस नेम। और ये स्टार्टअप की तरह है, और ये जो पहला उनका चुनाव है ये जीतने के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं किंग मेकर बनने की तैयारी में है, जहाँ पे वो खुद को एक सिंगल डिजिट सीट में देख रहे हैं। और जो उनकी स्ट्रेटजीज थी कि शुरुआत में उन्होंने आरजेडी कांग्रेस को बहुत टारगेट किया, लेकिन जब एलजेपी ने ये डिसीजन लिया कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, तो उनका ये चीज़ क्लियर हो गया था कि एनडीए की एज है इलेक्शन में, और कहीं ना कहीं इस स्टेट में अगर रेलिवेंट रहना है तो हम एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि कुछ डिसीजन हमारे हाथ में भी रहे राजनीतिक तौर पे। तो उसके बाद में उन्होंने जो एंगल लिया वो बीजेपी को टारगेट करना है, और उसका वोट किस तरह से डैमेज हो और कहाँ पे ये कट टू कट फाइट हो, उसमें हमें कुछ लाभ मिले और डिसीजन हमारे हाथ में रहे। तो ओवरऑल इस स्ट्रैटेजी को लेकर जनसुराज काम कर रही है, और आपने देखा होगा कि 1.5-2 महीने से कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रही है, जैसे बीजेपी के कुछ लीडर्स को टारगेट करना हो या मतलब एनडीए को टारगेट करना हो। तो ओवरऑल ये उनका पूरा प्लानिंग दिख रहा है, और ये कुछ हद तक ग्राउंड पे काम कर रहा है। लेकिन अपेक्षा ये मतलब जो दिख रहा है वो ये है कि कुछ हद तक उनको ये सक्सेस मिल सकती है, पर अभी भी 100% नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रैटेजी तो यही है उनकी। ठीक है, कुछ हद तक सक्सेस मिल सकती है। शुरू करते हैं, अंत से शुरू करते हैं। एक एक लाइन में आप लोग बताएंगे कि आपका आकलन क्या कहता है। आप जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाना, स्कूल ऑफ गवर्नेंस पॉलिटिकल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से आप लोग निकले हैं और आप बिहार में हैं, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार? एक एक लाइन बस, जल्दी जल्दी, और माइक भी जल्दी जल्दी पास जमीनी करना। तौर पे अभी एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार। महागठबंधन। एक आदमी महागठबंधन। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। पीछे भी दो। एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार।
एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, एनडीए। ठीक है। मैं चाहती हूँ जनसुराज। आप चाहती है जनसुराज। चलिए इनके लिए तालियां बजा दीजिए, इन्होंने कुछ अलग से चाहा है। चलिए अच्छी अगर बात। नीतीश जी लास्ट तक एनडीए के साथ रहे तो एनडीए की सरकार, नहीं तो फिर कुछ हो और भी हो, कोई और एक्सपेरिमेंट भी हो सकता अब नीतीश जी कह रहे हैं कि मैं और कहीं नहीं जाऊंगा भैया, मेरा हो गया, अब नहीं जाऊंगा। एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी आना चाहते हैं। महागठबंधन। महागठबंधन, दो मैं लोग भी जन स्वराज की तरफ से जन स्वराज की, दो लोग जन स्वराज की भी तरफ है भाई। एनडीए की सरकार 136 से 142 सीट। वाह, क्या आकलन है आपका। 136 से 142। यहाँ कहाँ छूटे थे हम, कहाँ से छूटे थे? नहीं हो गया। नहीं ये आपका छूटा हुआ था। वहाँ से चालू कर ले। एनडीए की सरकार 135 से ना 140। एक सिरे से चालू करिए ना। वहाँ से चालू कीजिए, उल्टा लेके आइए सबको। एनडीए के गवर्नमेंट। नीतीश कुमार एनडीए। एनडीए गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट 135 140। फिर एक बार एनडीए की सरकार। एनडीए नीतीश कुमार जी। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। बिहार में एनडीए की सरकार है। मेरे ख्याल से एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। कुल कितने बच्चे हैं? हो गए ना हाँ, साहब? 24। कुल कितने बच्चे हैं? हम 28। तो ओवरऑल ग्रुप 28। टोटल 28 बच्चे हैं। टोटल 28 बच्चे हैं। दो बच्चों ने इसमें से कहा है कि वो चाहते हैं महागठबंधन की सरकार। दो बच्चों ने उसमें से कहा है कि वो चाहते हैं कि जन स्वराज की सरकार आए। यानी 28 में से 4 लोग ही मानते हैं, लेकिन 24 की ये मेजॉरिटी मानती है और बम्पर बहुमत से मानती है कि फिर एक बार नीतीश कुमार। अब ये नीतीश कुमार का जादू है, नीतीश कुमार का करिश्मा है, नीतीश कुमार की किस्मत है या नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी है, ये समझना और इसके बारे में पल पल की अपडेट देना हम इसी तरह जारी रखेंगे।